नमस्कार दोस्तों। चलिए, हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था कुछ मुद्रा के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कुछ बैंकिंग के बारे में पॉइंट देखेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है उन बातों को करेंगे। तो बैंकिंग क्या होती है, मैंने बताया था कि जहाँ पर मुद्रा का लेन देन होता है, बैंक में जाएंगे तो मुद्रा का लेन देन करेंगे। तो उन्हीं आधार पर हम बात करेंगे। जो बैंकिंग होती है, बैंकिंग के मुद्रा का लेन देन होता है। तो बैंकिंग को उसी आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक को कहते थे संगठित क्षेत्र, एक को कहते हैं असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का मतलब है जो आरबीआई की सूची होती है, आरबीआई की सूची जो 2 होती है, अगर आरबीआई की सूची 2 में जो बैंकें अधिकृत होती हैं, उन बैंक को कहते हैं संगठित क्षेत्र के अंतर्गत बैंकें आती हैं। गैर संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो साहूकार वाली होती हैं, उनको कहा जाता है। जैसे हम बात करें संगठित क्षेत्र, तो मैंने कहा संगठित क्षेत्र वो होंगे जो आरबीआई की सूची में, आरबीआई की सूची नंबर 2 में जो वर्णित होंगी उन्हें कहेंगे संगठित क्षेत्र की बैंकें। और गैर संगठित क्षेत्र जो साहूकार वाली बैंकें होती हैं, जो आपने पैसे साहूकार के रूप में सुना होगा, तो उनके रूप में रहेगी, तो वो गैर संगठित क्षेत्र की बैंकें होंगी। अगर कहा जाए संगठित क्षेत्र की बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं। और ये अनुसूचित बैंक कह सकते हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक आता है 3 प्रकार की होगी। एक बैंक मिलेगी व्यापारिक बैंक, जिसे कहते हैं कॉमर्शियल। एक होती है सहकारी कोऑपरेटिव, एक होती है विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंक। तो याद रखना 3 प्रकार की बैंकें होती हैं। ये संगठित क्षेत्र की बैंकें जिन्हें अनुसूचित बैंक कहते हैं। अनुसूचित का मतलब होगा जो आरबीआई की सूची में आरबीआई के नियमों के अनुसार कार्य करती हो, और जो आरबीआई के नियम, जो आरबीआई नियम जारी करेगा उसी के अनुसार कार्य करती हो, तो वो याद रखना। और गैर संगठित क्षेत्र की जो बैंकें होंगी जिन पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं, जो आज की डेट में छोटे छोटे जो साहूकार के रूप में काम करते हैं, वो होती हैं संगठित क्षेत्र या गैर अनुसूचित बैंकें। अगर हम बैंकों के इतिहास के बारे में बात करें, तो बैंकों का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, तो बैंकों के इतिहास के बारे में बात करें तो याद रखना बैंकों के इतिहास के लिए 1770 में जब सबसे पहले अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा एक विदेशी पूंजी के आधार पर एक बैंक स्थापित हुई, अलेक्जेंडर कंपनी के सहयोग से। तो विदेशी पूंजी के आधार पर, तो क्वेश्चन आता है विदेशी पूंजी द्वारा स्थापित की गई पहली बैंक कौन सी है, तो याद रखेंगे हिंदुस्तान बैंक। तो हिंदुस्तान बैंक कलकत्ता में स्थापित की गई थी अलेक्जेंडर कंपनी द्वारा। तो 1770 में स्थापित की गई थी। दूसरी इलाहाबाद एक बैंक आती है, इलाहाबाद बैंक, जो इलाहाबाद बैंक है सबसे पुरानी बैंक कहा जाता है, और सबसे पुरानी बैंक और पहली निजी बैंक, सबसे पुरानी बैंक पहली निजी बैंक कलकत्ता में स्थापित हुई और 1865 में स्थापित हुई। 1865 में कलकत्ता में इलाहाबाद बैंक का पहली निजी बैंक कहेंगे और सबसे पुरानी बैंक कहा जाता है। इसके बाद में आगे बात करें, अगर 1881 में एक और नई बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। 1881 में अवध कॉमर्शियल बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी फैजाबाद में। और यह भारतीयों यानी भारत की पहली वाणिज्यिक बैंक है। भारत की पहली वाणिज्यिक बैंक के रूप में अगर कहा जाए तो वो मिलेगी अवध कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद आगे 1894 में 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, जो सबसे पहले लाहौर में स्थापित हुई थी, बाद में इसे कहाँ पर स्थापित, बाद में इसका मुख्यालय नई दिल्ली लाया गया थी। दो जो चीज़ें बहुत पूछता है, तो पंजाब नेशनल बैंक का शुरुआत में मुख्यालय कहाँ था, लाहौर में, बाद में मुख्यालय कहाँ, नई दिल्ली में आया। और ये पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक है। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित पहली बैंक अगर क्वेश्चन पूछे तो याद रखना पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। और इसके बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में विभिन्न प्रकार की बैंकों को स्थापित करने के लिए अधिसूचना लाई गई। तो उसमें से पहली बैंक आती है बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों बैंकों को स्थापना की गई, और इन्हीं तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। प्रेसिडेंसी बैंक, क्योंकि इन्हीं तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता है। तो इन तीनों बैंकों में प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में, तो इन तीनों बैंकों को बाद में स्थापित कर दिया गया। एक आयोग आया, चैम्बरलिन आयोग, जो आया था 1914 में। चैम्बरलिन आयोग आया। इस आयोग द्वारा 1921 में इन तीनों बैंकों को विलय करके एक केंद्रीय बैंक बनाया गया, जो पूरे भारत में जितनी बैंकें उन सभी बैंकों को नियंत्रित करती हूँ, और उसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद में
भारत में 1921 से लेकर जब तक आरबीआई की स्थापना नहीं हुई तब तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही भारत की केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती रही। तो भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में 1921 से लेकर 1935 तक, क्योंकि 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, 1935 तक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही भारत की केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करती रही। इसके बाद 1935, जैसे मैंने बताया, 1935 के बाद से भारत में केंद्रीय बैंक के रूप में किसने कार्य किया? वो आरबीआई ने कार्य किया। इतने छोटे छोटे से वीडियो हम डालते रहेंगे, तो एक छोटा सा वीडियो, इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, सभी सब्जेक्टों का इसलिए डालने की कोशिश करेंगे। तो आज ये वीडियो था। कल हमने उसकी बात, मुद्रा की बात की थी, बैंकिंग की बात की, आज हमने इसकी बात की बैंक में। आगे हम अगला वीडियो डालेंगे आरबीआई और एसबीआई, आरबीआई कैसे बनी, एसबीआई और कैसे स्थापना हुई, और एसबीआई में कौन कौन सी बैंकों का विलय हुआ, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ। धन्यवाद।